हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आपने जिस मुहिम पर आवाज़ उठाना शुरू किया है, मुझे लगता है कि वो बहुत जल्द नज़दीक आया था। लेकिन कभी कभी पेपर पे भी बहुत सारी चीज़ों को लेकर के भरोसा नहीं होता है कि जब भी कोई सूचना के बारे में या जो भी चीज़ें होती हैं, तो इन सभी चीज़ों को देखा जाता है पेपर के माध्यम से, तुरंत आपके बीच में सूचना आ जाती है। चूंकि हम बात कर रहे हैं बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती जो आपकी होने वाली है। कल मैंने आपसे बताया था कि बहुत ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें आपको लग रहा है कि हमारे सब्जेक्ट में बहाली नहीं होगी, लेकिन आप लोगों को एक चीज़ याद हो, अभी बहुत अभ्यर्थियों का ये मैसेज है कि सर अगर ये बहाली होगी तो क्या, अगर सब्जेक्ट सामने नहीं दिख रहा है तो गणना की बात है कि सीटों की संख्या की गणना होगी, तो हो सकता है सीटों की संख्या उसमें जारी हो। लेकिन जारी तो होना स्वाभाविक है, लेकिन क्या ऐसा तो नहीं होगा कि जैसे एसटीटी का आयोजन हुआ और बाद में पता चला कि दो दो तीन दिन भर्तियां बीत गई और अभी तक हम लोगों के सब्जेक्ट में बहाली नहीं आई, यानी बात कर रहे हैं हम टीआरई को लेकर के, अब तक जैसे होता है। तो मैं आपको एक चीज के लिए निश्चिंत कर देना चाहता हूं, ये बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती है। ये विश्वविद्यालय अपना निर्धारित करेगा कि कहाँ कितनी सीटें खाली हैं, किस सब्जेक्ट में कितने शिक्षकों की आवश्यकता है। जो भी सब्जेक्ट होता है, एक पद हो, दो पद हो, तीन पद हो या 200 पद हो, उन सभी पदों को भरा जाता है जब जब इसकी बहाली होती है। अभी आपको पता है, अगर विश्वविद्यालय की बात करें, संबंधित जो महाविद्यालय हैं, जो राजकीय विद्यालय, उसको अगर हम मिला करके देखें तो लगभग 50% बहाली इसमें खाली है। और इसीलिए इसको जल्द कराने की बात कही जा रही है। क्योंकि ये आप लोगों ने पेपर में, कल हम लोगों ने शाम को इस पर चर्चा किया था, जो नियमावली जारी हुई है उसमें बहुत से अभ्यर्थियों को चूंकि समझने में दिक्कत था कि सर इसमें क्या होगा। अभी भी ये जो पेपर में निकला हुआ है, इसमें भी दो तीन चीजों पे अभी भी विवाद बढ़ा हुआ है और अभ्यर्थियों के मन में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। जैसे यहाँ पे ये लिखा हुआ है, पहला ही विवाद यहाँ से शुरू हो जाता है, और सबसे बड़ा विवाद तो आपका एज रिलैक्सेशन का है। क्योंकि आपको पता है कि पहले 55 साल तक छूट मिलता था, इस बार उसको घटा करके 45 साल किया गया, यानी सीधा सीधा 10 साल माइनस किया गया। क्योंकि जब बहाली लेट होती है तो मुझे लगता है कि एज में थोड़ा सा रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। लेकिन यहां पे जैसे बहाली लेट हो रही है और एज में जो है वो माइनस होता चला जा रहा है, ये कहीं ना कहीं बहुत से अभ्यर्थियों के उम्मीद और सपनों को तोड़ता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहां आप देखेंगे तो ये बात हो रही है कि नए चयन प्रक्रिया और पात्रता यानी नेट की तर्ज पर अब स्लेट अनिवार्य होगा, यानी जिसको आप बीईटी बोलते हैं या स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट के नाम से आप जानते हैं, उसका आयोजन किया जाएगा, यानी बिहार सरकार द्वारा राज्य स्तरीय पर किया जाएगा। ठीक है। अब यहां पे ध्यान दीजिए, एक बात कही गई है कि शैक्षणिक योग्यता आपका पीजी में 55% अंक अनिवार्य होना चाहिए, यानी कि इसमें आपको अगर शामिल होना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कोई लिखित परीक्षा नहीं होगा, ये ऑब्जेक्टिव बेस्ड परीक्षा होगा। जैसे आप लोगों ने एसटीटी दिया होगा, जैसे आप लोग नेट का पेपर देते हैं, उसी तरह से ये पात्रता परीक्षा है जो आपका ऑप्शनल होगा। यानी कि कहने का मतलब है, बहुविकल्पीय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, एक प्रश्न जिसके 4 ऑप्शन होंगे, उसी के माध्यम से आपका जो है ये स्लेट का आयोजन होगा, यानी बेट जिसको आप बोल रहे हैं उसका आपका आयोजन होगा। और यकीन मानिए ये बहुत जल्द होगा। और जल्द कब होगा ये भी आपको मैं बता दूं कि जैसे ये नियमावली दी गई है और 10 से 15 दिनों का समय दिया गया है कि 10 से 15 दिनों में इस नियमावली में जो भी संशोधन हो, उस संशोधन के साथ संबंधित विश्वविद्यालय इन सभी को फाइनल करके आप उस पर अपनी प्रतिक्रिया दे देंगे। और जैसे ये प्रतिक्रिया प्राप्त हो जाएगी, तुरंत इसके बाद से आपका स्लेट का यानी बेट का जैसे नोटिफिकेशन जारी होगा और इसकी पात्रता परीक्षा का एक समय निर्धारित कर दिया जाएगा कि आपका पात्रता परीक्षा होगा। और याद रखिए, जो लोग पीएचडी किए हों या नेट क्वालिफाई होंगे, उनके लिए ये आपका स्लेट या बेट देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे साथी, जितने भी अभ्यर्थी जो पीजी किए हुए हैं, जो पीजी कर रहे हैं, हो सकता है आपको अपेयरिंग में मौका मिल सके। मैं फाइनली नहीं कह सकता, लेकिन हो सकता है। इस पे भी आपका 50-50%, 60-40 का रेशियो चल रहा है, जिसमें आपको अपेयरिंग में मौका मिलने का चांस बन रहा है। यही सारी चीज़ों को लेकर के ये बेट जो है अभी भी विवाद बना हुआ है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे, सबसे महत्वपूर्ण बात दे दिया गया है कि विषय की अनिवार्यता जो दिया गया है,
यानी कि ग्रेजुएशन में मुख्य विषय की अनिवार्यता होगी। यानी कि अगर आप ग्रेजुएशन में हैं, ग्रेजुएशन आप किए हैं और ग्रेजुएशन आप हिंदी से किए हैं, तो आपका पीजी होगा वो भी हिंदी। यानी कि बहुत लोग ऐसे होते हैं जैसे बीएससी अगर कोई किया हो और बीएससी करने के बाद से सोशियोलॉजी से पीजी कर सकता है, तो क्या ये सब मान्य नहीं होगा? ये अभी इस पे संशोधन के लिए ही ये सारी चीज़ों को भेजा गया है। और मुझे लगता है इस पे सब कुछ प्रतिक्रिया जो है विश्वविद्यालय अपनी प्रतिक्रिया सौंपेगा, उसके बाद से ही इसका फाइनल विस्तृत जो नियमावली होगा फाइनली आएगा। अभी जो जो गया है, जो नियमावली जो जारी करके भेजा गया है, ये बहुत अभी फाइनल नहीं मानिए। और खास करके पेपर में बहुत सारी चीज़ों को आप देख रहे हैं, तो उससे भी थोड़ा सा एक निराशा भाव मन में आ रहा है कि पेपर में ऐसा दिया हुआ है तो क्या होगा क्या नहीं होगा। बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो पेपर में दिया जाता है लेकिन वो नहीं होता है, बाद में नोटिफिकेशन आने के बाद कुछ और होता है, तो उस पर बहुत ज़्यादा यकीन नहीं करना। लेकिन हाँ, ये एक अच्छा संकेत है, अच्छा पहल है कि बहुत जल्द आप लोगों का जो ये है इसका आयोजन हो जाएगा। आयोजन के बाद से आप लोग बिहार असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के रेस में इसके रेस में आप लोग भी शामिल हो सकते हैं। और जो लोग पीजी अभी नए नए किए हैं, अपने सब्जेक्ट पे पकड़ बनाइए, अपने सब्जेक्ट पे पकड़ बनाइए, क्योंकि उसमें सब्जेक्टिव होगा पेपर, आपका लिखना पड़ेगा। जैसा कल का नियमावली में आप लोगों ने देखे कि 200 अंकों का पेपर होगा, 160 अंक और 40 अंक जो होगा वो आपका साक्षात्कार होगा। तो लिखित परीक्षा पे आप विशेष जोर दें। लिखित परीक्षा, चूंकि अब मेरा तो ये मानना था जब लिखित परीक्षा हो रहा है तो साक्षात्कार की आवश्यकता है ही नहीं। अब साक्षात्कार होगा, उस पर भी प्रश्न उठेगा। 40 नंबर का साक्षात्कार है, जो विद्यार्थी अगर ठीक ठाक लिखा, थोड़ा बहुत साक्षात्कार में अगर दिक्कत हुआ तो उसका नंबर कम होगा, थोड़ा सा बढ़ेगा, सिलेक्शन दूसरे का होगा। ये बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, चूंकि साक्षात्कार तो होना ही नहीं चाहिए। जब आपका बेट हो रहा है, एलिजिबिलिटी टेस्ट हो रहा है, उसके बाद से आप लिखित परीक्षा ले रहे हैं, तो साक्षात्कार की कोई जरूरत ही नहीं है। और विवादों में रहा है प्रोफेसर की बहाली, बहुत ऐसे पेपर पड़े होंगे, बहुत ऐसे सवालात उठे हैं कि पर जो आपका साक्षात्कार पे होता है तो बहुत ऐसे जो सही कैंडिडेट होते हैं उनका नहीं हो पाता है। और इस पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी चली आ रही हैं, परंपरागत चीज़ें चली आ रही हैं। तो इन सभी को रोकने के लिए मुझे नहीं लगता, जब आप एक पीटी ले ही ले रहे हो, उसके बाद मेंस के तौर पे आप जो इसको आयोजित कर रहे हो, तो मुझे नहीं लगता इसमें साक्षात्कार कराने की आवश्यकता होगी। इस पे भी एक संशोधन की जरूरत है। तो मुझे लगता है अगर जो लोग इससे जुड़े हुए होंगे, जो लोग आप इस चीज को देख रहे होंगे, तो इसको जरूर आप शेयर करिएगा कि अगर आप जब एलईटी यानी कि जब आप इस पे एसटीटी के बेट जो आयोजित कर रहे हैं, जो आप पात्रता परीक्षा ले रहे हैं, तो पात्रता परीक्षा के बाद जब आप एक लिखित परीक्षा भी लेने जा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें साक्षात्कार भी कराने की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि बहुत से अभ्यर्थी पात्रता परीक्षा में छटेंगे, फिर अपना लिखित में जाएंगे, तो साक्षात्कार की जरूरत है ही नहीं। इससे क्या होगा, एक अभ्यर्थियों के मन में जो परंपरागत पहले से चली आ रही है कि साक्षात्कार होगा तो इतना नंबर मिला गया, ये सेटिंग होता है, वो सेटिंग होता है, इन सभी चीजों से बच सकता है। और जो ये सवालात उठते हैं, जो कहीं ना कहीं आयोग पे प्रश्न चिन्ह लगता है, इन सभी चीजों से बच सकता है। एक फ्रेश बहाली होने की संभावना फिर बन सकती है। तो ये सारी चीजें हैं, तो आप लोग पढ़ाई को करिए। भर्ती तो आएगी, अब कब आएगी इसका कोई बहुत ज्यादा जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन ये जानिए कि जो ड्राफ्ट पर पुनर्विचार चल रहा है, ये जैसे पुनर्विचार 10 से 15 दिनों का समय दिया गया है, अगर जैसे ही उधर से प्रतिक्रिया, जो भी क्रिया प्रतिक्रिया है कंप्लीट होता है, तुरंत एक फाइनली विस्तृत इसका विवरण जारी करके और आपका इसका आयोजन कराया जा रहा है। स्टेट अपना ये एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए आगे कदम बढ़ा देगा, ठीक है। बाकी उसके बाद से इसका रिजल्ट आएगा, इस रिजल्ट के बाद से आपकी बहाली प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। लेकिन घबराइएगा मत, एज में छूट मिलेगा, एज में छूट मिलता आया है, और जैसा कि 55 साल है इसके पहले मिला है, तो उसी तरह से इसमें भी मिलेगा। उसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए। जो रह गया आपका सब्जेक्ट वाला जो बात चल रहा है मुख्य विषय का, तो इसमें भी आपको संशोधन मिलेगा। इसके लिए भी आप लोग परेशान मत होइए, क्योंकि बहुत ऐसे कैंडिडेट हैं जो बीएससी करते हैं। जैसे मान लीजिए आप ग्रेजुएशन किए हैं हिंदी से, तो मान के चलते हैं हिंदी से पीजी कोई कर लिया, लेकिन बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो आर्ट से किए हैं, तो आर्ट में अपने सब्जेक्ट में है, लेकिन जो बीएससी वगैरह किए हैं वो लोग छोड़ करके कभी दूसरा सब्जेक्ट भी पकड़ते हैं, सोशियोलॉजी वगैरह करते हैं। ये मान्य होता है,
ऐसा नहीं है कि नहीं मान्य होता, तो क्या आप उनको बाहर कर देंगे? नहीं कर सकते, इस पे भी संशोधन होगा। तो इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिए, अपने पढ़ाई को करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो नए साथी हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर कर दीजिएगा। जो भी होगा उसके साथ मैं आप लोगों के बीच में जरूर जुड़ूंगा। लेकिन एक चीज मेरा ये जरूर मानना है मैं बस आप लोगों से ये कहना चाहता हूं कि जब आयोग अगर इसमें एलिजिबिलिटी टेस्ट करवा रहा है, उसके बाद से 200 अंकों का लिखित परीक्षा करा रहा है, तो इसमें साक्षात्कार की कोई जरूरत नहीं है। फिर मैं इस बात को दोहराना चाहता हूं कि इस भर्ती में साक्षात्कार का कोई जरूरत नहीं है। जो 40 नंबर है और जो भविष्य में आकर के इस बहाली पे एक प्रश्न चिन्ह लगाए कि साक्षात्कार की वजह से मैं बाहर हो गया, या जब दो दो परीक्षाएं हो रही हैं पीटी और मेंस के तौर पर, जब 200 अंकों का 160 अंकों का लिखित परीक्षा हो रहा है, तो साक्षात्कार करने की आवश्यकता इसमें नहीं होनी चाहिए। बाकी आप लोग की इच्छा, अगर आप लोग चाहते हैं तो जरूर कमेंट करिए, इस पर आवाज जरूर उठाने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। जो नए साथी हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई जरूर करते रहें। थोड़ा सा लेट होगा लेकिन पढ़ाई करेंगे तो सफलता आपको ही मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।